हेलो। नमस्कार। राधे राधे सभी को। 2 फरवरी का जो है करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। जो हमने क्या पढ़ा था कल, हमने देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में हमने कुछ है पढ़ लिया था। ठीक, वो कुछ थोड़ा सा और बचा था वो संगठन, उसको आज हमें कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आज का जो मोटिवेशन है वो कुछ इस तरह है कि अपना जो कोई काम है, ठीक है, अगर कोई आप अपना काम कर रहे हो, लक्ष्य कर रहे हो, वो अच्छे विचार के साथ शुरू करो। कोई विचार है आपका या मतलब लक्ष्य है, तो उसको एक सकारात्मक विचार के साथ, अच्छी सोच के साथ उसको स्टार्ट करो। ठीक है, और उस काम को अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, अपने संकल्प के साथ बढ़ते रहें। ठीक है, तो तभी वो जो काम है वो सक्सेस हो पाता है। ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिल पाती है। ठीक है, तो वही है कि विचार आपके कितने अच्छे हैं, आपका जो आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, वो दर्शाता है कि आप आंतरिक रूप से हैं कैसे, आपके विचार हैं कैसे। कोई का क्रियाकलाप अगर कुछ भी कर रहा है तो उससे हम देख के बताते हैं कि नहीं यार ये ऐसा क्यों करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कोई अंदर आंतरिक जो विचार है वो उसके जरिए अपना कार्य कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि कोई काम करो तो उसके विचार जो हैं, आपका जो संकल्प है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, वही है, तो आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा। जी, तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ जो है हमने पढ़ लिया था, आधा जो है वो बचा है। यूनाइटेड नेशन पढ़ लिया है, उसके 6 अंक हमने पढ़ लिए हैं। अब यूनाइटेड नेशन के तहत जो चलने वाले संगठन है, उनमें से हमने पहला संगठन उठाया है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हमने कल पढ़ लिया था कुछ आधा। देखिए हमने देख लिए थे कि किस किस देश को कौन कौन सा कोटा प्राप्त है, ये हमने देख लिया था। चलिए उसके आगे हम बढ़ते हैं कि इस संगठन में और क्या क्या है। देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया था कि जो कोटा दिया गया है, 190 जो देश हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 देशों को ही 55% कोटा कंप्लीट कर दिया जाता है। तो सोचने वाली बात है कि 55 या 50% कोटा इन 10 देशों को ही मिल जाता है। सोचो फिर बाकी देशों को क्या हालत होगी। देखिए चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका ही क्या है भाई, प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक गवर्नर का मनोनयन होता है। जो 190 देश हैं, हर प्रत्येक देश जो है उसके द्वारा एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। और जो सदस्य होते हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, या तो वित्त मंत्रालय का मंत्री होता है, या फिर अगर वो नहीं है तो अपना जो राष्ट्रीय बैंक है, मतलब हमारा क्या है RBI, तो RBI के गवर्नर इसके सदस्य होंगे, और एक गवर्नर हर देश से चुन के आता है। चलिए फिर क्या है, गवर्नरों को मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन होता है। पूरे गवर्नर्स मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गवर्नर्स ऑफ सॉरी, क्या है भाई, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। क्या है भाई, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर्स का समूह यानी बोर्ड। ठीक है, उसको पूरा बोला जाता है। फिर क्या है, इसी बोर्ड के द्वारा IMF का प्रबंधन और संचालन होता है। इसी बोर्ड के द्वारा जो है वो प्रबंधन और संचालन होता है। मैंने आपको एक ग्राफ के द्वारा कल समझाया था कि ये जो है 190 सदस्य, ठीक है, इसी को बोला जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, किसको बोला जाता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। उनको ही मिलाकर कार्यकारी निर्देशक बनते हैं, जो बनते हैं 24। फिर ये एक नियुक्त करता है महानिर्देशक। ठीक है, महानिर्देशक, देखिए इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप सभी को पता है। ठीक है, महानिर्देशक नियुक्त करता है। महानिर्देशक को हम क्या बोलते हैं, प्रबंध निर्देशक। ठीक है, चलिए उसी की बात चल रही है। प्रबंध और संचालक कौन करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। चलिए, मुख्य गवर्नर की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि वैकल्पिक गवर्नर द्वारा किया जाता है। जो मुख्य गवर्नर होता है, अगर किसी भी परिस्थिति के अनुसार अगर वो अनुपस्थित है, तो जो वैकल्पिक वैकल्पिक यानी मतलब जो भी अगर साइड में कोई हमने एक एक्स्ट्रा में रखते हैं कि हाँ भाई अगर मुख्य गवर्नर चला गया तो भाई किससे काम चलेगा, एक वैकल्पिक होता है, हम विकल्प में एक और गवर्नर रखते हैं, उसके द्वारा काम चलाया जाता है। ठीक है, ये देखते हैं अगला क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर IMF की सर्वोच्च संस्था है। ये जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो IMF की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, अगर सदस्यों से मिलकर ही अगर कोई संगठन बनाए तो वो तो सर्वोच्च संस्था होगी। ठीक है, उसी से तो हर चीज बात वार्तालाप होगा, कोई नीति उस पर बातचीत होगी, जो चीज तय करनी है वो इस पर बहस होगी, तो ये कहीं ना कहीं सर्वोच्च संस्था कहलाती है। फिर क्या है, अधिकांश कार्यकारी बोर्ड द्वारा, जो अधिकांश जो कार्य हैं वो कार्यकारी बोर्ड द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था ये प्रमुख होते हैं, कल बताए थे आपको।
कि अधिकतर इन गवर्नर जो 190 देश हैं उसमें गवर्नर जो होते हैं उनमें से चुन के कार्यकारी निर्देशक बनते हैं 24। तो स्वाभाविक सी बात है कुछ अहम तो होगा, उनके कार्य भी अहम होंगे, तो इसलिए कुछ कार्य जो है कार्यकारी निर्देशक करते हैं। कार्यकारी बोर्ड द्वारा भी नियुक्ति होती है प्रबंध संचालक। देखिए कार्यकारी जो बोर्ड है उसके द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? महानिर्देशक की। महानिर्देशक यानी प्रबंध निर्देशक की नियुक्ति की जाती है, जिसका पद होता है 1, और ये 5 साल के लिए चुना जाता है। ये कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए चुना जाता है। कार्यकारी निर्देशक उसको नियुक्त करते हैं या चुनाव उसका करते हैं। चलिए अगला क्या है? IMF प्रबंध निर्देशक। क्या है भाई? अब इसका जो नाम है प्रबंध निर्देशक, हमने जो महानिर्देशक पढ़ा था, प्रबंध निर्देशक पढ़ा था, वो तत्काल में है कौन? तो वो देख लेते हैं। उनका नाम क्या है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्या नाम है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो है वो प्रबंध निर्देशक हैं IMF की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। प्रबंध निर्देशक का नाम क्या है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कहाँ की है? बुल्गारिया जो है, बुल्गारिया देश है, वहां से ये संबंधित हैं। और अब हम नोट पढ़ते हैं। नोट क्या है भाई? पहली बार किसी विकासशील देश का प्रतिनिधि IMF का प्रबंध निर्देशक और कार्यकारी बोर्ड का प्रमुख बना है। इसका कहने का मतलब ये है जो बुल्गारिया जो देश है वहाँ की ही ये प्रबंध निर्देशक नियुक्त की गई हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसमें जो बोलबाला है, जिसकी उन देशों का बोलबाला है जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत है, मतलब जो लोग विकसित हैं, जो देश विकसित हो चुके हैं पहले से, उन लोगों का ही बोलबाला है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बुल्गारिया जो है अल्प विकसित देश है, ठीक है, और अभी विकासशील देश है, विकासशील के पथ पर अभी अग्रसर है, अभी विकसित नहीं हुआ है, और वहीं से प्रबंध निर्देशक नियुक्त हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अब क्या है? स्पेशल राइट्स SDR हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि IMF की करेंसी का नाम क्या है? SDR। ये एक करेंसी नहीं होती, ये इसमें पैसे कोई छपते नहीं हैं, पर एक कुछ नियम होते हैं इसके, अलग से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? जो IMF की करेंसी, उसको हम बोलते हैं SDR। उसको क्या बोलते हैं? पूरा फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। चलिए SDR के रूप में कोई नोट नहीं छपता। देखिए मैंने अभी आपको बताया SDR कोई नोट नहीं छपता। जैसे हमारे इधर रुपए छपते हैं तो हम रुपए छापते हैं, ठीक है, डॉलर तो डॉलर, तो उनकी कोई अलग से ऐसी करेंसी नहीं है कि वो SDR उसको बोला जाता हो। ये कुछ नियम है, मतलब जो नियम मैंने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसका एक उद्देश्य है कि भुगतान संबंधी व्यापार में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूरी करता है हर देश को। तो जो SDR है, हर देश की करेंसी के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। राइट्स आप पढ़ रहे होंगे ना, राइट्स, ठीक है। तो क्या है भाई? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हर देश की करेंसी के लिए अलग अलग कोटा है, उस हिसाब से ये अनुदान देता है, सॉरी, है ना, हर देश को देता है, इसलिए उससे संबंधित कुछ नियम है इसके। ये कोई नोट नहीं छापता, इसको स्पेशल याद रखें। SDR के रूप में कोई नोट नहीं छपते। क्या है भाई? यह देशों को अपनी अपनी करेंसी के माध्यम से कोटा निर्धारित है कि आपको कितना प्रतिशत कोटा मिलेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ नियम है कि डॉलर है, जैसे अमेरिका को मैंने अपन ने पढ़ लिया था कि 17% जो है उसको कोटा मिला है। तो स्वाभाविक सी बात है अगर उसको कुछ कर चाहिए होगा, मतलब कर बोल रही हूँ, अगर उसको कुछ पैसे की आवश्यकता है तो यहाँ पर वो जाएगा कि भाई ऐसी कोई पैसे की आवश्यकता है, तो क्या भाई अब उसकी क्या है? डॉलर। अमेरिका का क्या है? डॉलर। तो वो डॉलर में उसको कितना कोटा प्राप्त है और वो अपने से कितना रुपया देगा। हर किसी को करेंसी के हिसाब से अपना अपना पैसा वो देता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने हिसाब से जो उसने कोटा बना रखा है, हर देश को अलग अलग पैसे देता है, उसके नियम है अपने कुछ, ठीक है, करेंसी के अपने नियम है कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, कोटे के हिसाब से, ठीक है। तो SDR कोई अपना रुपया छापती नहीं है, बस उसके कुछ नियम है अलग अलग देने के। चलिए अब क्या है? न्यू लैंडिंग प्रोग्राम। क्या है भाई? न्यू लैंडिंग प्रोग्राम जो है उसके लिए भी पढ़ लेते हैं। क्या है? 1974 और 76 में IMF द्वारा शुरू, 1974 और 76 में IMF द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये शुरू किया गया, उसके अंतर्गत ये चलाया जाने वाला प्रोग्राम है। इसका अन्य नाम क्या है? तेल सुविधा। इसका अन्य नाम क्या है भाई? तेल सुविधा। तेल सुविधा से संबंधित ये प्रोग्राम है। देखिए लाभार्थी, इसमें लाभ किस किस को मिलता है? ऐसे देश जो कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण व्यापार संतुलन बनाए रखने की समस्या का सामना कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या, इसका
क्या ये जो न्यू लैंडिंग जो प्रोग्राम है इसका एक मेन उद्देश्य ये था, ये बनाया इसलिए गया था कि कोई भी देश है वो व्यापार के लिए अगर उसको कच्चे तेल की आवश्यकता पड़ रही है तो उसकी क्या जो वृद्धि हो रही थी, उसकी कीमतों में जो वृद्धि हो रही थी, वहां पर उस देश का व्यापार संतुलन बिगड़ रहा था। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए, समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया, न्यू लैंडिंग प्रोग्राम। ये किसके तहत चलने वाला था? IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा चलने वाला न्यू लैंडिंग एक प्रोग्राम है जो किससे संबंधित है? कच्चे तेल से संबंधित है। और कच्चा तेल यानी मतलब कच्चा तेल अगर कोई ले रहा है तो वो व्यापार से संबंधित हो जाएगी वो चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? IMF द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। अब जो रिपोर्ट आती है, जो IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती हैं, अब आप देखेंगे कि हम पढ़ते हैं कि भाई इस रिपोर्ट के अनुसार मानव अधिकार, इस रिपोर्ट के अनुसार कहीं फलाना के अनुसार। अब हमें ये नहीं समझ में आता ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या करता है। हर संगठन की अपनी अपनी एक रिपोर्ट होती है। अब संगठन बनाया इसलिए गया है कि भाई देखे कैसा क्या चल रहा है, तो अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा। तो उनकी जो रिपोर्ट है उनका नाम क्या है? ये 4 रिपोर्ट है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो है हर देश का, किसी देश का जो है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है वो बताता है। ठीक है, उसमें उसकी रिपोर्ट भेजता है। उसका नाम क्या है पहली रिपोर्ट का? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अगली क्या है? फिस्कल जो मॉनिटर। फिस्कल मॉनिटर क्या है भाई? ये जो है राज वित्त कोष ही बताता है, राज वित्त कोष आपके पास कितना है। ठीक है, आपके पास धन कितना है ये बताता है ये रिपोर्ट। ठीक है, अगली कौन सी है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। क्या है? जो आपके पास जो आर्थिक व्यवस्था है वो कितनी स्थायी है, आपकी आर्थिक व्यवस्था या आपके जो वित्तीय एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट 2 सेकंड रुकिएगा। ये लाइट चली गई है, आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो क्या है भाई? ये जो है आपके स्थायित्व कितना है, आपकी अर्थव्यवस्था का स्थायित्व कितना है, ये आपको बताता है। फिर क्या है? फाइनेंस एवं डेवलपमेंट, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है और आपका जो विकास हो रहा है वो कैसा है, ये आपको ये 4 रिपोर्टों के द्वारा दर्शाता है। अगर कभी ऐसी रिपोर्ट आ जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। चलिए अगला क्या है भाई? अब IMF की कमी। अब हम देख लेते हैं, हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ लिया है तो उसकी हम कमी भी देख लेते हैं। तो कमी क्या है? अविभेदकारी कोटा प्रणाली। क्या है? अविभेदकारी कोटा प्रणाली जो है वो इसकी कमी है। क्या है? अमेरिका को 17% से अधिक कोटा दिया जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। कि अमेरिका को 17% से अधिक कोटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका मत भी ज्यादा है और उसको जो ऋण दिया जाता है वो भी ज्यादा मिलता है। G7 जो देश हैं उनको 40%, G7 जो देश हैं उनको 40% दिया जाता है। G7 में कौन कौन से देश आते हैं मैंने आपको एक बार पढ़ाए भी थे, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत है, बहुत विकसित है, वो इसमें एक ग्रुप बना के हैं। तो G7 उनका, उनको एक आइकन दिया गया है कि G7 जैसे जर्मनी, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, ये सब इसमें सम्मिलित है। इनको 40% कोटा दिया गया है। भारत और रूस जैसे देशों को 2.5%, भारत और रूस जैसे देशों को सिर्फ 2.5% ये दिया गया है, इसका कोटा 2.5% दिया गया है। अब लास्ट क्या है? असंतुलित। आपको दिख रहा होगा आई थिंक, देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो आपको जूम करके बताती हूँ। देखिए अब तो दिख रहा होगा, है ना? ये देखिए अब क्या लास्ट में क्या है? लास्ट में है असंतुलित मतदान अधिकार। सभी को जो है मतदान देने का समान अधिकार नहीं है। मैंने आपको बताया है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ये तो आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोटा व्यवस्था यहाँ चलती है। तो जिसका जितना ज्यादा कोटा उसको उतना मत देना का अधिकार, उतना ही उसको ऋण प्राप्त किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, इस संगठन में कहीं ना कहीं विभेद होता है, मतलब जो है भेद जो करती है हर देश के अनुसार। अब हमने चलाई क्यों है? हमने चलाई इसलिए कि सबकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके, सबका व्यापार अच्छा हो सके। तो वही वो उसकी अच्छे से पूरी हो नहीं पा रही, जिसका ये मेन उद्देश्य है वो ये पूरा हो नहीं पा रहा। तो इसका एक ये सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, अविभेदकारी कोटा प्रणाली इसमें है। ठीक है, किसमें? IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत। अब देखिए ये जो है ये हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, क्या समाप्त हो गया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है हमारा UN के तहत चलने वाला एक संगठन था, वो आज लास्ट हो गया है। तो आपको जो अब कल का पढ़ के आना है वो पढ़ के आएंगे विश्व बैंक। क्या पढ़ के आएंगे? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक आपको पढ़ के आना है, फिर मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, चलिए आज जो है हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 फरवरी का पहला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय जेब्रा
क्या है अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी। इसका जो आंसर है वो है 31 जनवरी। इसका क्या आंसर है? 31 जनवरी। 2 सेकंड रुकिएगा, माइक का बड़ा दिक्कत है। हम्म तो क्या है? 31 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस जो है 31 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो है जेब्रा क्यों मनाया जाता है? ये आपने देखा हो कि पहले पहाड़ा आता था, ठीक है। एक मिनट, लाइट आ गई, आपको बड़ी दिक्कत हो रही होगी, 2 सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो जो जेब्रा है आपने देखा हो कि हम जो पहाड़ा पढ़ते थे पहले स्कूलों में पढ़ते थे, तो आपको पढ़ाया जाता कि जेब्रा आपको पहाड़ी में दिखाई देता, व्हाइट लाइन और सफेद लाइन के द्वारा वो उसकी जो डिजाइन होती थी वो जेब्रा, उसी जेब्रा की बात चल रही है। तो उसका जो संरक्षण है, उसके जो आवास है, उसका रख रखाव करना, उसका बचाव करना, जो प्रजाति है जेब्रा की वो लुप्त ना हो जाए, बिल्कुल विलुप्त ना हो जाए, इसलिए उसके बारे में शिक्षित करना, जानकारी देना, ऐसा इसका काम है इस दिवस का। क्या? अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस। ये जो जेब्रा है वो 3 प्रकार का होता है। कौन से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक का नाम है ग्रेवी जेब्रा, ग्रेवी जेब्रा, दूसरा है पहाड़ी जेब्रा, दूसरा है मैदानी जेब्रा, ठीक है। ये 3 जेब्रा है ना। और तीनों जेब्राओं में से सबसे ज्यादा जो विलुप्त, बिल्कुल विलुप्त होने ही वाला है, उसका नाम है ग्रेवी जेब्रा। जेब्रा ये जो है बिल्कुल लुप्त हो चुका है, तो इसके संरक्षण के लिए और ही भी ज्यादा इसमें व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और इस दिवस को मनाने का भी उद्देश्य यही है कि एक दिन ये प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। इसलिए ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में डेटा सेंटर की स्थापना पर कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 30,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए। बताइए क्या पूछा जा रहा है कि अडानी जो ग्रुप है, आप सभी जानते होंगे अडानी जी बिजनेसमैन है भाई, अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ये जो है इसका आंसर 50,000 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करेगा। कौन सा ग्रुप? अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप का, जो कंपनी है उसकी एक उप कंपनी है, उसका नाम क्या है? अडानी इंटर लिमिटेड, सॉरी, इंटर लिमिटेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड, लिख लीजिए आप। क्या है भाई? अडानी, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ठीक है, प्राइजेज लिमिटेड। इसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार से एक समझौता हुआ है, ठीक है। कौन सी कंपनी के द्वारा? अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, उसने महाराष्ट्र सरकार से एक समझौता किया है। और किसकी स्थापना की है? किसकी स्थापना पे बात चली है? डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्या होते हैं कि कोई भी जो हम चीज, मतलब जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमारा मोबाइल है उसमें डेटा संरक्षित होता रहता है, मोबाइल है उसमें संरक्षित होता रहता है, या किसी भी मंत्रालय में कोई भी अपना एक सिस्टम होता है उसमें अपना डेटा संरक्षित होता रहता है। तो वो एक सेंटर बनाने की, डेटा संरक्षित सेंटर बनाने के लिए इसका एक समझौता हुआ है अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार का। उसमें जो निवेश हो रहा है वो 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। और ये जो डेटा सेंटर बनेगा वो कितने गीगावाट का बनेगा? 1 गीगावाट क्षमता का ये सेंटर बनने वाला है। 1 गीगावाट क्षमता का ये सेंटर बनने वाला है, ये आपको मैंने बता दिया है। किस किस का है? अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार का एक समझौता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मनी टू इंडिया मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, RBI और SBI। बताइए इसका आंसर। पूछा क्या जा रहा है कि किस बैंक, आपको बैंक का आंसर बताना है, और ऐप का नाम क्या है? मनी टू इंडिया मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है वो लॉन्च किया है किस बैंक ने, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है ICICI बैंक। ये जो है अपने जो कनाडा में इसकी एक ब्रांच है, इसी की ब्रांच है। ICI, सॉरी, ICICI
SBI जो बैंक है उसमें कनाडा का अपने एक ब्रांच है, उसमें वहीं पे उसने एक ऐप जो है वो लॉन्च किया है। वो क्या है? मनी टू इंडिया मोबाइल बैंकिंग। क्या नाम है? मनी टू इंडिया मोबाइल बैंकिंग। इसके द्वारा जो है भारतीय और कनाडाई जो वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर जिसका खाता है इस बैंक में, उनको सुविधा प्राप्त करेगा कौन सा ऐप? मनी टू इंडिया मोबाइल बैंक। ठीक है। और इस बैंक का फुल फॉर्म क्या है? सभी को पता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, ये सब आपको पता होगा। ठीक है। तो इस ये कहाँ पर ये जो ऐप हो रहा है वो किसके लिए स्थापित किया गया है? मैंने आपको बताया था अभी, कनाडा में इसकी एक ब्रांच है इसी की। ठीक है। कनाडा में इसकी एक ब्रांच है इस बैंक की, उसी के लिए ये ऐप बनाया गया है सुविधा के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MEITY सचिव ने किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र और IoT COE लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक। बताइए इसका आंसर। देखिए पहले ये क्या है भाई, ये क्या है? ये शॉर्ट में लिखा है, ये मंत्रालय का नाम है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मंत्रालय जो है क्या नाम है? एक बार और देख लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसके सचिव ने किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र और IoT COE लॉन्च किया है? ये आपसे पूछा गया है। ये जो इस मंत्रालय के जो सचिव हैं, इस मंत्रालय के सचिव का नाम क्या है? एस कृष्णन। क्या है? एस कृष्णन। एस कृष्णन जो है उसने किस राज्य में, इसका जो आंसर है वो है केरल राज्य में जो है वो ग्राफीन केंद्र और जो IoT COE लॉन्च किया है। अब ये समझने वाली बात है, ये है क्या? ग्राफीन केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां पर शिक्षा से संबंधित हर चीज से संबंधित, मतलब उसमें नवाचार है, उसमें आप परीक्षण कर सकते हैं, उसमें खोज कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं इस केंद्र के द्वारा। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर खोज की जाती है। कहाँ पर? और कहाँ पर स्थापित किया गया? केरल में। ठीक है। केरल में ये ग्राफीन केंद्र, इसका मतलब ये है कि किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, वहाँ पर आप निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो है वो एस कृष्णन, ये जो है मंत्रालय के सचिव हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसके सचिव ने केरल में ग्राफीन केंद्र और IoT COE लॉन्च किया है। ये IoT ये क्या है भाई? ये एक ऐसा सिस्टम है कि बहुत सारे सिस्टम रखे हैं, तो उसमें जो नेटवर्क, जो आपस में नेटवर्क से जोड़ा जाता है वो बहुत उन्नत व्यवस्था का होता है। तो ऐसी ही उन्नत व्यवस्था के लिए लगाया जाता है, IoT COE लॉन्च किया है। ठीक है। आपको समझ में आ गया? ये डिजिटल माध्यम से परीक्षण करना है, निरीक्षण करना है, ये स्थापित किया गया है केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीरीज सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, विराट कोहली। इसका इसका क्या है भाई? पूछा क्या है? रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? सीजन 3 है, वॉलीबॉल का गेम है, उसमें सीजन 3 जो हो रहा है, होने जा रहा है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर का काम आप समझते होंगे कि ब्रांड एम्बेसडर अगर हम किसी ऐसे ख्याति प्राप्त किसी व्यक्ति को बनाते हैं, जिससे ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होता है उसको हर कोई जानना चाहता है कि वो कैसे रहता है, क्या करता है, तो अगर वो स्वाभाविक सी बात है वो किसी चीज का प्रचार करेगा तो लोग बाग उससे जुड़ेंगे, इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो ऋतिक रोशन को रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग जो है सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम्म अब क्या है, हाल ही में कौन T20 सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज बना है? जो बल्लेबाज है किस गेम में, T20 गेम में सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए हैं, उनका नाम है, ऑप्शन आपने देख लिए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और पेंट कमिंस। इसका जो आंसर है वो है रोहित शर्मा। T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला जो व्यक्ति है या बल्लेबाज है उनका नाम क्या है? रोहित शर्मा। ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है। कौन से हैं? भारतीय खिलाड़ी ये हैं। चलिए हम्म अगला है, हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर है वो है
कर्नाटक, वो कहाँ है भाई? कर्नाटक। विश्व आर्थिक मंच 2024, ये जो है ये एक गैर लाभकारी संगठन है, ये एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। इसका जो उद्देश्य है, किसी भी मुद्दे पर, शिक्षा के क्षेत्र पर, राजनीति के क्षेत्र पर, सांस्कृतिक किसी भी मुद्दा हो, शांति के क्षेत्र पर, हर देश का अपना एक प्रमुख आता है और वार्तालाप होता है। ये एक मंच प्रदान किया जाता है कि कोई भी समस्या हो, वहाँ पे आकर एक मंच प्रदान होता है, वहाँ सब अपनी अपनी समस्याओं को या किसी क्षेत्र में बात करते हैं। तो ये जो 2024 में दूसरे दिन का 22,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो किसने प्राप्त किया है? मतलब स्वाभाविक सी बात है, हर क्षेत्र की बात है तो उद्योग की भी बात होती है, व्यापार की भी बात होती है। तो वहां पर बैठे, जैसे अगर किसी ने मान लो कोई दो देश बैठे हैं तो सोच लिया हमें इस देश में इस चीज के लिए निवेश करना है, तो वहां पर जो है कर्नाटक सरकार को 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ है। ये उपलब्धि किसको मिली है? कर्नाटक सरकार को मिली है। चलिए अगला है, हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू की गई? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़। इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़। इसका क्या आंसर है? छत्तीसगढ़। मैं आपको ये योजना ही पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि ये केरल की हो नहीं सकती, पंजाब की हो नहीं सकती, तमिलनाडु की हो नहीं सकती, ये होती है, ये हो सकती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विष्णुदेव शाह। ये जो है महतारी वंदना योजना 2024 जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित, सॉरी लागू की गई है। ये जो है विवाहित महिलाओं के लिए हुई है। 23 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं, ठीक है, 60 ही आई थिंक है ना, हाँ 60 ही है। 23 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके लिए लागू की गई है। इसमें क्या होगा कि अगर आप जो महिलाओं को ये परियोजनाओं में शामिल किया जाएगा, उनकी वार्षिक आय, उनकी घर की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है, तो उनको हर महीने 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ऐसा ही कुछ योजना चलाई थी, पर वो चलाई थी चुनाव से सिर्फ तुरंत पहले। चलिए, उसका कहीं ना कहीं लाभ बहुत ज्यादा हुआ है। वो जो योजना है लाडली बहनाओं वाली, लाडली बहनाओं ने कहीं ना कहीं कमाल तो किया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया है? इसके जो ऑप्शंस हैं, इन्फोसिस, टीसीएस और एक्सेंचर, इनमें से कोई नहीं। बताइए पूछा क्या जा रहा है कि किसी वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांड जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांड को दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया है। उसका आंसर जो है टीएससी। टीएससी इसका फुल फॉर्म, सॉरी इसका आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या है भाई? टाटा कंसल्टेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिए, सर्विसेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसको जो है सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड घोषित किया गया है। ठीक है, इसको दर्जा मिला है। ठीक है, किसको मिला है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इनको सबसे अच्छा यानी सबसे बहुत मूल्यवान जो है, दूसरे नंबर का आईटी है ये। ठीक है, इसका नाम क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसको सबसे ज्यादा मूल्यवान बोला गया है। और ये किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है? देखिए ये किसके द्वारा, ये है ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग। ये रैंकिंग का नाम क्या है भाई? देख लीजिए, ये क्या है? ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल, किसके द्वारा? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार दूसरे नंबर पर, ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे नंबर पर इस रैंकिंग को इसको दिया गया है। क्या नाम है? टीसीएस को ये दूसरे नंबर सबसे मूल्यवान है आईटी ब्रांड में। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें डिटेलिंग रख दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिस्टेक हो गई है, साथ में डिटेलिंग भी आ गई, कोई इशू नहीं है। चलिए हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची, खारेक और खजूर को जीआई टैग मिला है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर है आप देख ही रहे होंगे, सामने लिखा है कि इसका जो आंसर है वो गुजरात। क्या है? गुजरात। खजूर जो है उसको अभी नवीन जो खजूर है उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग जो होता है वो किसी उत्पाद के कारण उस भौगोलिक क्षेत्र को प्रसिद्ध करता है। अगर कोई भी उत्पाद, अगर मैं नाम लूं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए
कि मैंने मथुरा नाम लिया तो वहाँ के पेड़े हमको याद आते हैं, ठीक है, पेड़ा नाम लिया तो हमको याद आता है नहीं यार मथुरा के सबसे बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं उत्पाद के कारण वो भौगोलिक क्षेत्र प्रसिद्ध हो रहा है, तो उस उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। तो अभी गुजरात के खजूर को जीआई टैग मिला है। और गुजरात के क्या है, गिर के केसर को और गिर के आम को, देखिए जो लिख रहा है, गिर के केसर और आम और भालिया क्षेत्र के गेहूं के बीज को जीआई टैग पहले मिल चुका है, ठीक है, जीआई टैग मिल चुका है। ये कृषि आधारित उत्पाद हैं, ठीक है, ये कृषि आधारित उत्पाद हैं कि जिनको गुजरात में जीआई टैग मिला है। पहला तो हमारा केसर था, आम था और भालिया के गेहूं के बीज, और अब कौन सा हो गया, खजूर, ठीक है। खजूर की खेती सबसे पहले गुजरात के कच्छ में ही की गई थी। सबसे पहले जब जो खजूर की खेती की गई वो सबसे पहले गुजरात के कच्छ में ही की गई थी, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हाँ, एक मिनट आपको ये भी बताना है, मैं आपको भूल ही गई बोलना। आपको क्या बताना है जीआई टैग के बारे में, मैंने इतना तो बता ही दिया है। जीआई टैग के बारे में और आप क्या, आपकी क्या क्या नॉलेज है, आपको क्या पता है जीआई टैग के बारे में, वो सब आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया लास्ट। और आपको कल क्या पढ़ के आना है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक आपको पढ़ के आना है। यूनाइटेड नेशन के तहत चलने वाला हम दूसरा संगठन पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक। चलिए इसी के साथ फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।